तो भाई लास्ट क्लास में मैंने आपको रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया था, आपको याद होगा। आप चाहे तो वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको उसमें और बेटर एनालिसिस करना स्टैटिक फ्रिक्शन में सिखाऊं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जनरलाइज्ड वे में एक फॉर्मूला मैं आपके सामने डिराइव करूंगा, जिसमें आप बस सिर्फ वैल्यू पुट करते जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था कि जनरलाइज्ड कैसे करते हैं, कि किस पॉइंट पे फोर्स लगाएं कि फ्रिक्शन की जरूरत ही ना हो। तो चलो आज हम जनरलाइज करते हैं। अब ये शेप जो है, ना तो डिस्क है, ना स्फीयर है, ना रिंग है, ना हॉलो स्फीयर है, ना सॉलिड। यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेंगे, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज cm r²। ठीक है, नाउ दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। c की वैल्यू 0.5 हो जाएगी डिस्क सॉलिड सिलेंडर के लिए, c की वैल्यू 1 हो जाएगी रिंग के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रिक्शन कैसे लगाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ फोर्स लगाया है जिसका रोटेटरी इफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी किस तरफ को स्लाइड करने के लिए, ऑब्वियसली आगे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन आएगा, तो हम फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएंगे। ये सब आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक है, अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, ज्यादा बातें पुरानी फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको कहा था कि जैसे कि ये फ्रिक्शन जैसे ही लगेगा और ये इसको तुरंत एक रोटेशनल इफेक्ट देने लगेगा, तो एक अल्फा और एक ट्रांसलेटरी इफेक्ट आएगा इनमें। ठीक है, तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन अलग लिखनी आपको बताया गया था, उसमें मैंने एक वैल्यू से किया था, यहाँ मैं बिना वैल्यू में कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अब जनरलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी इफेक्ट में क्या आएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशन। ठीक है, और रोटेटरी इफेक्ट में उसी फोर्स का टॉर्क, कैपिटल एफ का टॉर्क तो 0 है, एफ इंटू आर, और यहां से आ गया cm r², अल्फा, आर से आर कैंसिल, एफ यहां से आ गया। और तीसरी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको कहा था कि 3 अननोन हो गए ना, एफ, स्मॉल एफ, और एफ तो नोन है, क्या स्मॉल एफ, ए और अल्फा, 3 अननोन। तीसरी इक्वेशन की चलेगी कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये प्योर रोलिंग कर रहा है, नो स्लिप है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है और ग्राउंड का जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट इसके रिलेटिवली रेस्ट पे है। जैसे ही इसको कांटेक्ट करेगा ये पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा, और फिर आगे जैसे आगे की तरफ चलेगा तो अगला वाला पॉइंट रेस्ट पे आएगा। तो जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उस ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा उसका एक्सेलरेशन अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट से यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा की कंडीशन निकल के आती है। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं कि जनरलाइज्ड फ्रिक्शन कितना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। आप समझ रहे हैं, ये किसी भी बॉडी पर लग सकता है। एक तो एफ बाई माइनस एम ए, और एफ इज इक्वल टू सर्किट के क्या आ गया था वो, अगर हम देखें तो एफ इज cm r अल्फा, cm r अल्फा, और इस चीज को ए लिखेंगे हम, ए इज इक्वल टू अल्फा कंस्टेंट से, ये बन जाएगा cm a। यहां से ये एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल एफ और एम ए प्लस 1, ए यहां से आ गया एफ अपॉन एम। अब ये ए हम इसमें डाल देंगे तो हमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन की डिमांड, कितनी डिमांड है रिक्वायर्ड टू प्योर रोलिंग, सी एम ए, तो एम से एम कट जाएगा तो सी एफ अपॉन प्लस, ये फ्रिक्शन की डिमांड है।
तो अगर आपने मान लो डिस्क पे लगाया तो फ्रिक्शन की डिस्क के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, सी की वैल्यू होती है 0.5 एफ अपॉन 1.5 F/3। वो फिर मैंने आपको वहां पे सिखाया भी था कि किस तरीके से हम इसको अप्लाइड फ्रिक्शन से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ये अभी मैं जनरलाइज हूं। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एग्जाम में फॉर्मूला है, बस फोर्स सेंटर पे लगाओ। जैसे ही सी आप वैल्यू देखेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन में रिंग पूछा है, तुरंत आप रिंग के लिए सी होता है 1, mr² होता है ना, तो 1 इंटू एफ अपॉन 1 F/2, ठीक है। आप देखेंगे कि ये एक हॉलो स्फीयर है, यदि आप देखेंगे ये एक हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के लिए सी होता है 2/3 mr², 2/3 F अपॉन 2/3 प्लस 1, यहां से आ जाएगा 2F/5। बस आपको देर है वो फोर्स पता होना चाहिए, मतलब 5 न्यूटन लगाए तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा, इसमें 4 न्यूटन लगाए तो 2 न्यूटन लगेगा, इसमें 9 न्यूटन लगाए तो 3 न्यूटन लगेगा, ठीक है। इसी तरह आप सॉलिड स्फीयर का भी कर सकते हैं। अगर स्फीयर सॉलिड है, स्फीयर का सॉलिड के लिए होता था 2/5 अपॉन 2/5 प्लस 1, 2F अपॉन, जैसे आपने 7 न्यूटन लगाया तो सॉलिड स्फीयर में 2 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन को जनरलाइज्ड कर सकते हो, जनरलाइज्ड वे में पढ़ सकते हो। नहीं तो क्या होगा, आपको 1 2 3 4 सिचुएशन के लिए अलग बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक ये फॉर्मूला सिर्फ याद कर लेने भर से आपके 4 क्वेश्चंस, बल्कि इवन इसमें हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में 6 क्वेश्चन आपके एक फॉर्मूले से निपट जाएंगे। जब भी आप फोर्स कहां पे देखो, सेंटर पे देखो, तुरंत आप फ्रिक्शन की डिमांड इतनी होती है CF/C तो रट लो बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अवेलेबल फ्रिक्शन कितना है, आप कहोगे म्यू एस इंटू एन। म्यू एस एमजी अवेलेबल है तो म्यू एस की मिनिमम डिमांड कितनी चाहिए, तुम कहोगे मिनिमम फ्रिक्शन, कम से कम डिमांड तो पूरी करे। यहां से आप म्यू एस की मिनिमम वैल्यू भी निकाल दो, ठीक है। जैसे आपको करके दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में कि जैसे अगर डिस्क है, डिस्क का मास मान लेते हैं 2 kg है, तो वेट कितना हो गया 20, और सी तो उसका 0.5 है अपॉन 1.5। मान लो आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, यहां से 5 आ गया, ये म्यू एस है इंटू 20, यहां से 0.1/4 होता है 0.25, ठीक है ना। आपकी सारी वैल्यू एक साथ निकल के आ जाएगी। सिर्फ आपको फ्रिक्शन देखना है कि सेंटर पे फोर्स होना चाहिए, सेंटर पे फोर्स है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ इतना लगेगा, बाकी जगह पे है तो नहीं। ये कर सकते हैं, ये केवल सेंटर के लिए अप्लाई किया। आप कहेंगे कि सेंटर पे आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हो, उसका एक रीजन है, क्योंकि सेंटर पर ही वेट एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वेट डिस्क को रोल कराने का काम करता है, सिलेंडर को रोल कराने का काम करता है, खासतौर पे इंक्लाइन पे आपने सवाल किए होंगे। तो उन क्वेश्चन में जब फोर्स सेंटर पे लगता है तो ये फॉर्मूला बहुत काम आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये इंक्लाइंड पे ये रोलिंग के लिए रख दिया, केवल इसको सेंटर चलाने के, अब इसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही चलेगा। mg cos थीटा n तो बैलेंस हो जाएंगे, mg sin थीटा से खुद ही नीचे आएगा। तो ये जो f था जिसे हम सेंटर पर लगा रहे थे, उसको रोल कराने के लिए वहां पर जरूरत ही नहीं है, mg sin थीटा ही f का काम करेगा, ठीक है। तो जब
पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगने वाला है, अब हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं फ्रिक्शन की डिमांड, इतना फ्रिक्शन चाहिए, CF अपॉन C+1 CmG sin थीटा अपॉन +1। अब ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन की डिमांड का सीधे आंसर तुम्हारे सामने आ गया, कुछ नहीं करना तुम्हें, F की जगह mg sin थीटा कि आप उसके लिए अलग से पूरा अप्लाई करने की कोशिश करो। वैसे आप पूरी तरीके से टॉर्क इक्वेशन, ट्रांसलेटरी इक्वेशन और A = R अल्फा लगाओगे तो आ ही जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो हम काम पहले ही कर चुके, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन इतना आ गया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन पूछेगा वो। तो जैसे हमारा एक एग्जांपल कर लेते हैं, मान लो थीटा 45 है? तो डिस्क है अगर है तो कितना फोर्स चाहिए पड़ेगा, बोलो, mg sin थीटा बाई 3, रिंग होगा तो mg sin थीटा बाई 2, 2/5, 2/7 अभी निकाला आपके सामने, ठीक है ना, F की जगह। चलिए ये पार्ट इतना हुआ, ठीक है, फ्रिक्शन की पता चल गई डिमांड। अब हम डिमांड पता करेंगे एक्सीलरेशन कितना लगेगा। तुम कहोगे कि एक्सीलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स ऑन मास, तो mg sin थीटा माइनस CmG sin थीटा अपॉन C+1 अपॉन m। sin थीटा कॉमन ले लेंगे, C+1 माइनस C अपॉन C+1, ठीक है, ये C से C कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसका C सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, जिसका C सबसे कम होगा, यानी सॉलिड स्फीयर का C सबसे कम होता है 2/5, सॉलिड स्फीयर सबसे तेजी से एक्सेलरेट करेगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि डिस्क का एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो आप बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे g sin थीटा अपॉन 1.5, रिंग और g sin थीटा अपॉन 2, ऑल स्फीयर g sin थीटा अपॉन 1 + 2/3, सॉलिड स्फीयर g sin थीटा अपॉन 1 + 2/5। तो आपकी इतनी सारी शेप के एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट याद हो गए ना, नहीं तो आपको बार बार फिर फोर्स निकाल के मास टाइम एक्सेलरेशन, टॉर्क निकालो, ये करो, बार बार वो 3 इक्वेशन लगाना बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा आपके लिए, वो भी एग्जाम के माहौल में। आप तुरंत फॉर्मूला याद है, तुरंत आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया तो नीचे पहुंचने की स्पीड आ जाएगी v² = u² + 2as। हम स्पीड निकाल लेंगे, अगर ये u 0 से चला और ये हाइट h से गिरा, इंक्लाइन का s कितना हुआ, बोलो, h अपॉन sin थीटा। यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, u तो 0 है, v² 2 a कितना आया, c sin थीटा अपॉन C+1, s है h अपॉन sin थीटा, से sin थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, sin थीटा sin थीटा, ये आ गया आपका। जब ये बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। अब इसका सवाल मान लो एग्जाम में आता है कि एक डिस्क रखी है, वो ग्राउंड पे पहुंचती है, उसकी स्पीड क्या होगी, यानी अभी भी यहां पहुंचेगा, ये स्पीड पूछ रहा है, इसकी ट्रांसलेटरी वेलोसिटी क्या होगी। मान लो एग्जाम में सवाल आता है तो आप एग्जाम में तुरंत इसको √2gh अपॉन C+1 से कर सकते हो। जैसे आपने देखा, मान लो कि एग्जाम में रिंग रखी हुई है, कह रहे रिंग ग्राउंड पे पहुंचेगी तो कितनी स्पीड होगी, तो तुरंत हमने हाइट ली और 2gh, आपका कितना एफर्ट बच गया, 1 + 1 √gh स्पीड होगी, कितना एफर्ट बच गया आपको, नहीं तो पूरी सारी एक्सेलरेशन निकालो, v² u² करो। तो एक CF अपॉन C+1 से कितने सारे काम एक साथ हो रहा है। डिस्क होगी, आप तुरंत यहाँ पे 1.5 कर दो, 4gh/3,
और अगर आपका सॉलिड स्फीयर होगा तो 1+2/3, सॉलिड स्फीयर होगा तो 1+2/5। आपके 6 क्वेश्चन की स्पीड एक साथ आ जाएगी, है ना बेनिफिशियल, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, वेलोसिटी निकाल ली, और नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि टाइम, कितने टाइम में वो नीचे पहुंचेगा। टाइम के लिए क्या करेंगे हम, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S को अभी हमने निकाला H अपॉन साइन थीटा, UT है 0, हाफ एक्सलेशन अभी हमने निकाला G साइन थीटा अपॉन C+1 इंटू टी स्क्वायर। अभी हमने निकाला एक्सेलरेशन कितना है, G साइन थीटा अपॉन C+1। यहां से हम T कर सकते हैं 2H C+1 अपॉन G साइन स्क्वायर। तो अभी मान लो सवाल आ जाए, एग्जाम में आपने पेपर खोला और पेपर में आपने देखा कि टाइम पूछ रहा है रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचा, डिस्क को रखा इंक्लाइन के टॉप पे और ग्राउंड तक पहुंचने का डिस्क का टाइम निकालो। तुरंत आपने 2H अपॉन 2H इंटू 1.5 अपॉन G साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है 45 तो 45। तो कितना क्विकली आपका ये टाइम निकल के आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर एक्सेलरेशन निकालो, फिर पहले फ्रिक्शन निकालो, फिर एक्सेलरेशन निकालो, फिर टाइम निकालो। सीधे आपको ये C बस याद होना चाहिए, आपके सारे आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। टाइम ऑफ रीचिंग द फ्लाइट, वेलोसिटी रीचिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, कितनी स्पीड से फेंकेगा, कितने टाइम में पहुंचा, ठीक है। सबसे जल्दी सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, क्योंकि देखो सॉलिड स्फीयर का C सबसे कम है, तो वो सबसे पहले पहुंचेगा। इससे आप कितने सारे फ्रिक्शन, म्यू मिनिमम रिक्वायर्ड, वो पूछेगा कितना रिक्वायर्ड है म्यू मिनिमम, ताकि रोलिंग एटलीस्ट हो सके, ठीक है। तो तुम क्या करते थे, क्या बताइए टेक्निक आपको पिछले वीडियो में, कि फ्रिक्शन की जो डिमांड है वो आई थी अपनी CmG साइन थीटा अपॉन C+1, और जो फ्रिक्शन की सप्लाई है वो है म्यू इंटू एन, ठीक है। और एन कितना होता है इंक्लाइन पे, mg cos थीटा। तो मिनिमम सप्लाई के लिए कम से कम इतनी मिनिमम तो हो कि डिमांड पूरी कर सके। भाई मुझे 100 रुपए चाहिए, तो देने वाले के पास 100 रुपए तो हो, पता चला उसके पास 85 रुपए, तो कहां से देगा। तो मिनिमम के लिए कम से कम सप्लाई, ये बात है कई बार मैं अपने स्टूडेंट को बता चुका हूं, mg साइन थीटा अपॉन C+1, ये mg से mg कट गया, ये आ गई C अपॉन C+1। जैसे मान लो डिस्क है तो 1/3 tan थीटा, और थीटा 45 है तो 1/3। अगर फ्रिक्शन 1/3 या 1/3 से ज्यादा है तो प्योर रोलिंग करेगा, अदरवाइज प्योर रोलिंग नहीं करेगा। ऐसा सवाल बहुत आए, फ्रिक्शन की डिमांड बताओ कि फ्रिक्शन कितना जरूरी है, वेलोसिटी बताओ, टाइम ऑफ रीचिंग द ग्राउंड बताओ, ठीक है। मान लो जैसे उसने कहा कि डिस्क के लिए कितना चाहिए, तो तुमने क्या कहा, डिस्क और थीटा एंगल है 45 इंक्लाइन का, ठीक है। तो डिस्क के लिए तुमने कहा 1/3 इंटू 1045 होता है 1। मान लो एग्जामिनर ने कहा कि एविल म्यू है 1/6, क्या रोलिंग हो पाएगी, तो तुम कहोगे नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम तो 1/3 चाहिए, आपका फ्रिक्शन तो छोटा है। अब उसने कहा फ्रिक्शन 2/3 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो फ्रिक्शन तो डबल है आपके पास, आराम से हो सकता। फ्रिक्शन को जितनी जरूरत है उतनी फ्रिक्शन ले लेगा वो, प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी बिल्कुल पहिया बिना स्लिप करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। इसमें अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं रोलिंग के सवालों में, और आगे के वीडियो में, नहीं तो अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि फ्रिक्शन, अब जो फोर्स है वो सेंटर की बजाय कहीं और लगाते, ऊपर नीचे कहीं लगाते, तो फिर
कैसे हम फ्रिक्शन को अप्लाई करते हैं जनरलाइज्ड वे में, ठीक है। पहले एक कैलकुलेशन वाला कर लेंगे, फिर एक जनरलाइज्ड वे वाला कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा जो प्रयास है वो अच्छा लगा होगा, ये आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा वीडियो में मैंने आपको फ्रिक्शन के जनरलाइज्ड वे में हैंडल करना और इंक्लाइन पे स्टैटिक फ्रिक्शन को हैंडल करना सिखाया है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस मेरे रोलिंग के पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको खुद करके देखिए, खुद समझिए, कॉपी के साथ बैठिए। डोंट लाइक कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए देख के कर रहे हैं, आप देखते जाइए, साथ साथ पेन को चलाइए और खुद कर करके वीडियो बंद करके पॉज करके फिर कर करके उसको देखिए। आप फ्रिक्शन लगाना सीख जाएंगे। फ्रिक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।